प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। यहाँ ओशो सांजेन में अभी आपका विपस्सना ग्रुप फिनिश हुआ। तो जनरली मैं और नंतर जगदीश कई बार बैठते हैं और यहाँ एक आश्रम भी चल रहा है और लगता है कि कैसे ओशो की बातों को और सुंदर ढंग से पहुँचाएं। तो अभी जैसे हम अपने सेव लेगेसी मूवमेंट में वहाँ किस मार्च को भी थे, तो अनेक तरह के सवाल आते हैं और हम आपस में भी डिस्कस करते हैं, तो लगा कि आज कुछ थोड़ी चर्चा आपसे करें। तो सबसे पहले तो ये जो अपना अभी 8 सितंबर बीता है महापरिनिर्वाण डे, तो जनरली देख रहे हैं हम पूना में कि वो सारे सेलिब्रेशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरे दिल में था कि थोड़ा आप इस पे प्रकाश डालें कि ओशो क्या कहते थे इन सब उत्सवों के बारे में। ओशो की देशना में तो संघ की जो भूमिका है वो प्रमुख स्थान रखती है। नहीं तो ये कम्यून का बनना, केंद्रों का खुलना, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर ये स्थान है तो उसका मतलब है कि हम संघीय भावना से मिलकर ध्यान करते हैं और मिलकर अपने को रूपांतरित करते हैं और उनका संदेश फैलाते हैं। चाहे वो पूना में कम्यून हो और चाहे वो विश्व भर में ध्यान केंद्र खुले हों, जैसे ये सांजेन है, इन सब की एक आध्यात्मिक भूमिका है अंतर संबंधित होकर काम करने की। जहाँ भी ओशो का कोई सन्यासी है वो इंडिविजुअली भी काम करे, लेकिन जब वो अपने सहयात्री मित्रों के साथ मिलकर करता है तो उस कार्य में बहुत गति आती है। तो ये इसलिए उन्होंने प्रारंभ से ही देश भर में जाकर जीवन जागृति केंद्र खोले और जीवन जागृति केंद्र जो खोले तो उनको पूरी फ्रीडम भी दी कि अपने सोर्सेस को जितने वो उपयोग में ला सकते हैं, जितनी उनकी क्षमता है वो करें और उन्हें कम्यून से हेडक्वार्टर कहें, जहाँ भी वो रहते थे वो हेडक्वार्टर ही होता था। चाहे वो पूना में रहे, चाहे वो बॉम्बे में रहे, चाहे वो रजनीशपुरम रहे, उनके साथ ही हेडक्वार्टर चलता था। तो सारे इन केंद्रों को जो भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, उनका जो प्रवचनों का कहीं भी प्रवचन होते थे उन तक पहुंचने की व्यवस्था हो जाती थी और उन प्रवचनों की और कापियां बना के केंद्र आगे अपने एरिया में बांटे। अब उनको कोई बल्क नहीं भेजा जाता था कि आपको यहाँ से ही सारा कुछ खरीदना है। अच्छा। आपको एक मूल कैसेट की या मूल प्रवचन की एक मास्टर कैसेट मिल गई और आपने उस पर उसकी बहुत सारी कापियां बनाई और वितरित की और अपने केंद्र को चलाया और आपसे कोई उम्मीद नहीं की जाती थी कि आप वहाँ वापस कुछ भेजेंगे, पैसे की या कुछ भी। आप फ्री थे करने के लिए हमेशा। और ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ क्योंकि राजयोग सेंटर को कहीं से भी जहाँ भी ओशो होते थे उनको जितने प्रवचन कहीं भी होते थे वो भेज दिए जाते थे और फिर वो आगे वो करते थे। कॉपीराइट इत्यादि का जिक्र होता था पर उसकी कोई एनफोर्समेंट नहीं थी। वो इसलिए कि कोई एक औपचारिक घोषणा होती है जिसके कारण लोग थोड़े ख्याल रखते हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो, कोई भी ना कर ले। लेकिन केंद्रों को तो खुले हृदय से सब भेजा जाता था और मैं तो एक न्यू जर्सी सेंटर में भी कभी रुका था तो उनको भी मिलती थी। तो ये जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता था तो पता लगता था कि लोग उनको जो जहाँ ओशो हैं वहाँ से सब सप्लाई मिल रही है और पहुँचती थी ये सारी बातें। तो एक जुड़ाव था, केंद्रों के साथ एक अपनत्व था कि उनको समय पर चीज़ें मिलेंगी तो ही तो वो आगे दे पाएंगे लोग। तो ये केंद्र जो खोले गए थे ये बहुत व्यावहारिक ढंग से खोले गए थे, लेकिन ये नहीं था कि उनके ऊपर कुछ लादा जा रहा था, कुछ इम्पोज किया जा रहा था, बल्कि
और ओशो से चली हुई कोई भी चीज़ हर व्यक्ति बड़े हार्दिक भाव से, आतुरता से ग्रहण करता है और जल्दी ही बांट देना चाहता है। तो इस सिलसिले को मैं देखता हूं कि 1990 तक तो खूब अच्छे से चला हुआ और उसके कुछ वर्षों बाद तक भी चलता रहा अपने ढंग से। लेकिन उसके बाद ये क्रम टूटा थोड़ा सा, क्योंकि उनके बाद हृदय साइड पे होता गया और बुद्धि का व्यापार ज़्यादा सामने आ गया और जो चीज़ों को बांटने का पूर्वीय ढंग था, ईस्टर्न क्वालिटी थी, उसको वेस्ट की कमर्शलाइज क्वालिटी के साथ उसको घुटन में डाल दिया गया, वो घुट गई। अब मैं अपने एग्जाम्पल से कहूँ अपनी बात के, ओशो के वीडियो प्रवचन उस समय अवेलेबल थे और ओशो ने स्वयं कहा था कि मेरे अलग अलग विषयों पर जो प्रवचन हैं उनको मीडिया पर दिखाया जाए। जैसे प्रिंट मीडिया है, तो अगर आज गुरु नानक देव का जन्मदिन है तो गुरु नानक देव का हम प्रवचन उनका भेज सकते हैं, कबीर का है तो कृष्ण का है, तो इन सब के प्रवचन हम शेयर कर सकते हैं। और कभी साथ में ये कोई बात नहीं थी कि उनको कोई मूल्य देना है, कॉपीराइट देना है। हम उत्सुक थे, हम आतुर थे कि लोगों तक चीज़ पहुँचे। ये हमारी ओर से कि हमें खुशी होती थी कहीं कुछ छपा। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पीकिंग ट्री में ये छपा है, हमें खुशी होती थी और हम इन चीज़ों का उपयोग कर रहे थे। और उस समय मुझे याद है कि एक बेटा कैम वीडियो की कीमत 150 रुपये होती थी कॉपी करवाने की, और हम उसकी कॉपी करवा के दे देते थे। मूल तो हमारे पास ही रहती थी पूना में। जी टीवी को दे दिया, एटीएन को दे दिया, जैन टीवी को दे दिया, इधर से लेकर उधर दे दिया, उधर से लेकर इधर दे दिया। तो वो हमारे पास अपना तो सब कुछ संरक्षित रहता था। उन्होंने दिखा दिया, ना हमने उनसे पैसे लिए ना उनको पैसे दिए। ये सब क्रम चल रहा था और सालों साल तक समझो कि 90 से लेकर 95-96 तक ऐसा कुछ चलता रहा। लोग तब तक सब सारे सेलिब्रेशन भी होते थे। हाँ, तो वो चलता रहा। तो फिर अचानक जो इन लोगों ने ज़ूरिख में रजिस्ट्रेशन करवाई ट्रेडमार्क की, तो उसके बाद वो धीरे धीरे में पता लगा कि ये ऐसा हो गया। तो 99 आते आते ये लोग कहने लगे, जिन्होंने ज़ूरिख में रजिस्ट्रेशन कराई थी, ये लोग कहने लगे कि वी आर नॉट वर्किंग फॉर देम, दे हैव टू पे फॉर इट। अब तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है कुछ किसी को देने की। ये तो अभी तक जब मैं उनको कहता था कि ये दिखाया गया है तो खुश होते थे और ऊपर से खुशी दिखाते थे, पर मुझे लगता था कि उनको कहीं भीतर वो चल रहा है कि इनको बिजनेस करना है। तो 99 के दिनों में ही मेरे पास उनके वो संदेश मिल गए कि आपको यहाँ कुछ भी मीडिया को देना है तो पहले न्यूयॉर्क से पूछना पड़ेगा, या न्यूयॉर्क के जो प्रतिनिधि हैं OIF के, उस समय प्रमोद था, कोई सैजानंद थे, कोई और थे जो इस काम को देखते थे, तो उन्होंने इस पर एक लगाम लगा दी कि आप यहाँ मुक्त हस्त से किसी को बांट नहीं सकते कुछ भी। और इधर ओशो बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे। एक तरफ पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और दूसरी तरफ लगाम कसी जा रही है। तो ये जो हुआ ये बहुत दुखद हुआ, क्योंकि उन्होंने, जब मैं तर्क करता था कि ये तो ओशो ने भेंट दी है सारी दुनिया के लिए, नो, वी आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, वी शुड सेल इट, दे शुड पे फॉर इट। और तो ओके, यू सेल इन द वेस्ट और वेर एवर यू वांट टू सेल, जहाँ भी आपको करना हो करिए, लेकिन यहाँ तो ऐसे चलता है ना, हम पैसे का लेन देन कुछ नहीं कर रहे और वो मांग रहे हैं तो हमें सप्लाई तो करना है और कोई हमारा खर्चा भी विशेष नहीं हो रहा है। हमारी संपदा तो हमारे पास ही रहती है ना, दिखाया और वापस ले लिया। तो यहाँ से हमारा कॉन्फ्लिक्ट और संघीय भावना टूटी।
मैं समझता हूँ कि जो शेयरिंग, अब उनको ये तो एक पक्ष हुआ वीडियो वगैरह का और ओशो का दूरदर्शन पर या कहीं भी दिखाना। दूसरा पक्ष था कि हम अपनी पत्रिका ही निकालते थे, हाँ, ओशो टाइम्स। ओशो टाइम्स। ओशो टाइम्स, और वो भी बहुत पॉपुलर हो रही थी। उसकी सर्कुलेशन 65,000 तक पहुंच गई थी मंथली, यस, मेरे होते हुए। यस। तो उनको लगा कि ये इतनी पत्रिका बिक रही है तो उसके कारण तो बहुत भारतीय यहाँ चले आ जाते हैं। लेकिन पैसे तो आ रहे थे उससे, हाँ तो दिख तो हाँ रही थी। हाँ, फ्री तो नहीं थी वो, पर उसका परिणाम ये होता था कि आश्रम हमेशा इंडियन से भरा इंडियंस होता आ था। रहे थे। इंडियंस वैसे यूं लंबे समय के लिए कम आते हैं, हाँ, 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 3-4 दिन, हफ्ता, 15 दिन, हाँ। इतने के लिए आते हैं। हाँ। लेकिन वेस्ट से अगर वो अपना यस। काम वेस्ट में ठीक से करते तो जो ओशो के समय 70-80% लोग आया करते थे, 20% इंडियन होते थे, 80% विदेशी होते थे, तो वो बना रहता है। उधर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं कि इतना ज़्यादा लोग आए। इधर हमारे यहाँ जो आ रहे थे उनको उनको भी कर्टेल कर दिया, हम्म। उनकी वो कर दी उन्होंने कि सीमा बांध दी। तो पहला काम किया, मुझे कहा अब हो गई ना पत्रिका, बहुत निकाल ली, अब इसे बंद करो। तो मैंने कहा बंद करें कि तुमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। मैंने कहा कोई मेरा टारगेट नहीं था 65,000, टारगेट तो है घर घर पहुंचे। टारगेट कोई आप इस संख्या से टारगेट तय नहीं करते। और ये कहने वाला मुकेश, मुझे अच्छा। मुकेश सारडा जो कि ट्रस्टी है, मैं भी उसी समय उसके इस पब्लिकेशन के कारण ट्रस्टी था। OIF का मैं भी ट्रस्टी था। उसके पहले जो ताओ पब्लिशिंग और रेबल पब्लिशिंग, उनका भी डायरेक्टर मैं हुआ करता था। ये सब ओशो के समय से ये काम शुरू हुआ था, ये जो हम काम कर रहे थे। पब्लिशिंग में मतलब आप ही सब कुछ? हाँ हाँ, करीब करीब, क्योंकि वेस्टर्न लोग तो वैसे ही नहीं हो सकते इस देश में। हाँ, आपको अपना ही नाम डालना पड़ेगा ना ओशो टाइम्स में, क्योंकि कोर्ट का केस आएगा तो किसके नाम आएगा, कुछ भी आएगा तो किसके नाम आएगा। लेकिन बैकडोर से सारा कुछ कंट्रोल धीरे धीरे इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और हाथ में लेने का मतलब हुआ कि हम सिर्फ इसको एक, वी शुड नॉट फ्लड द मार्केट विद ओशो बुक्स, और धीरे धीरे करके निकालें जो निकालें हम। और मैं उनको कहता था कि ओशो कहते रहे हैं कि किसी किताब को रोक के रखना क्राइम है, वो छपते रहनी चाहिए, उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि वो कब बिकेगी, क्या होगा। और ये भी टॉपिक आता था कि मैंने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, उन्होंने जब कहा कि हमारे तो गोडाउन भरे पड़े हैं किताबों से, खाली नहीं होते, तो मैंने कहा फिर मैं बाहर जाता हूँ, मैं एग्जीबिशन लगाऊंगा और बेचूंगा। नहीं आप नहीं जाओ, आप सिर्फ ऑर्गेनाइज करो यहाँ से बैठ के, आपको नहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं जाना है। तो तथागत स्वामी और मैं मिलके हम ऑर्गेनाइज करते थे एग्जीबिशन, और वो काम खूब चल रहा था। आप समझो कि 97 में जब हम भारत अपने 50 वर्ष गोल्डन जुबली मना रहा था उसकी फ्रीडम की, तो उस समय तक उन्होंने वो उसके 6 महीने तक इंडिया माई लव किताब नहीं आई थी पहले उसके। तो मैंने उनसे कहा कि ओशो ने एक टाइटल दे रखा है हमें, इंडिया माई लव, आपने इतनी देर लगा दी इसको छापने में। ओशो तो शरीर छोड़ गए 90 में, 7 साल होने को आ रहे हैं, और उन्होंने ये खुद टाइटल दिया है इंडिया माई लव। और कंपाइलेशन करना सिर्फ 2-3 दिन की कहानी होती है, बाकी तो डिज़ाइन ही होता है। टेक्स्ट तो पढ़ा है आपको, सर्च में सब कुछ है जहाँ ओशो इंडिया के बारे में बोले हैं, और ताज़ा ताज़ा है, तो उसमें कोई दिक्कत। तो आप 7 साल तक उसके ऊपर बैठे रह गए। तो मुझे लगा कि एक इनके मन में वो बात है कि इंडिया को माइनस करो हर चीज़ में से। मतलब पैसा तो एक बात है, ये हाँ, दूसरा कि पत्रिका बंद हो और इंडिया माई लव। लेकिन जब मैंने बार बार उनको याद दिलाया तो उनको लगा कि ये तो मानेगा नहीं, तो इंडिया माई लव किताब निकली। अच्छा। और वो फुल सर्कल के सहयोग से निकली, और हमने उसको देश में जो 50वां साल मनाया जा रहा था उसका लाभ लेने के लिए 36 जगह बुक एग्जीबिशन लगाई एक साथ। ओके।
देश के अलग अलग कोनों में, 90 उनका नाम भी रखा इंडिया माला। हम्म, तो कॉमन विज्ञापन दिया हमने सारे अखबारों में, एक कि कहाँ कहाँ लगी है, और वो बड़ी सफल हुई। तो इस भाव से हम काम करते थे, लेकिन इस भाव को वो कदर नहीं करते थे कि ये, जैसे उन्होंने कहा कि ओशो टाइम्स बंद करो, और ओशो टाइम्स हिंदी में भी निकलता था, अंग्रेजी में भी निकलता था। हिंदी की सर्कुलेशन ज़्यादा थी, 65,000 थी, क्योंकि इस देश की भाषा मूल वही है। और जिन इलाकों में पढ़ी जाती है हिंदी, जैसे बिहार है, यूपी है, तो उनको ये लगता था कि बिहार और यहाँ से लोग बहुत आ जाएंगे पढ़ के। तो क्या फ़र्क पड़ता है, ओशो हमें खुद कहते थे कि तुम पटना ज़रूर लगाना एग्जीबिशन, दिल्ली और पटना ज़रूर लगाना। दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर लगता है, और नवंबर नेहरू जी के बर्थडे के आसपास वो पटना में लगाते थे हमेशा। तो या तो हम खुद जाते थे लगाने, या पटना वाले लोगों को प्रेरित करते थे कि लगाओ। बहुत बढ़िया होता है। हाँ, बहुत। और एक बार तो मैं शत्रुघ्न सिन्हा को इनवाइट करने गया था, तो उसने कहा मुझे ओशो की वो फलां कैसेट है, वो अगर दे दोगे तो मैं फ्री आ जाऊंगा वहाँ एग्जीबिशन उद्घाटन करने के लिए। तो क्योंकि मेरे पास वो हुआ करती थी और खो गई, तो मैंने कहा मैं अभी ईश्वर भाई को, जीवन जागृति केंद्र को फ़ोन कर देता हूँ, वो आपके यहाँ भेज देंगे वो। तो उन्होंने भेज दी, और वो फ्री आ गए उद्घाटन करने के लिए। सारे काम बड़े प्यार से हो रहे थे। जो ओशो को प्रेम करने वाले लोग हैं, वो कोई पैसे की मांग नहीं करते स्वामी जी हैं। एग्जीबिशन भी एक पूरा सेलिब्रेशन होता था। हाँ। तथागत स्वामी जी, अमित स्वामी जी, सब लोग आते थे। ऐसा ही हुआ वही, सेलिब्रेशन। बिल्कुल जो होता जैसे था। दिल्ली में एक बार बुक फेयर में थे हम, तो हमने स्लोगन दिया था, इट इज़ नॉट ए बुक फेयर, इट इज़ ए लव अफेयर। हाँ, वो, और उसमें हमें दीक्षा और प्रदीप जो वो साथ में जुड़े हुए थे, वो उन्होंने कहा कि अब आप जा रहे हैं यहाँ इतनी 10 लाख की किताब सेल करके, तो आपके जाने के बाद क्या होगा। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो कि ओशो के प्रवचनों की होम डिलीवरी शुरू करो, घर पहुंचाओ उनके, ऑर्डर करें। उनको ये बात जम गई बुक फेयर के बाद, और उन्होंने कहा नाम क्या होगा, मैंने कहा ओशो लव अफेयर। तो ऐसे ही नाम शुरू हुआ। बहुत हाँ, और उन्होंने घर घर पहुंचाने का बहुत प्रयास किया। तो एक दूसरे के लिए हम प्रेरणा बने रहते थे। कुछ तुमने कहा मैंने सुनी और आगे बढ़े, कुछ मैंने कहा आपने सुनी, आप आगे बढ़े, काम करते थे। इस सुंदर भावना को जो विनष्ट किया है बड़े वो उस क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से, स्मार्टली, कि सारा कुछ, एक तो यहाँ के ऑपरेशन कम हो, यहाँ फंक्शन कम हो, सारा विदेश जाए, और विदेश का हमें कुछ पता नहीं कि हो क्या रहा है वहाँ पे। मैं तो वहाँ ओशो की किताबें कोई बहुत विजिबल नहीं होती, किसी भी बुक स्टॉल पर चले जाओ, एयरपोर्ट चले जाओ, किसी अच्छी चेन बुक स्टोर की चले जाओ, कहाँ भी उनको मांगने पर शायद कोई किताब निकल आए, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती वो। यहाँ तो वातावरण बहुत गर्म था, उस सब को उन्होंने उस पर वेट ब्लैंकेट डाल के नष्ट किया है भारत में। तो ये, और जो उनका दूसरा उन्होंने केंद्रों के साथ क्या किया कि तुम एग्रीमेंट साइन करो हमारे से, जो सच में तो हम तुम्हें यहाँ से सर्टिफाई करेंगे। जैसे फ्रेंचाइज का, जैसे आप मैकडॉनल्ड की चेन खोल रहे हैं, तो आपको रखना है ऐसा, ये इन चीज़ों का एग्रीमेंट करना है। हिंदुस्तानी तो इन चीज़ों को बहुत परवाह करते नहीं हैं, वो उनको जो करना है करते हैं, और उस भाव से ही करते हैं। वो आप उनसे कितना भी काम ले सकते हैं, प्रेम से लें, पर उनको आप ये एनफोर्स करेंगे चीज़ें तो वो रिएक्ट करेंगे। कि तो मेरे पास तो जैसे अभी एक बेंगलोर की माँ है जिनकी अभी कुछ दिन पहले शरीर छोड़ा उन्होंने, तो वो तो रोते हुए आई कि ये तो अब हमसे पहले ऐसे पत्र लिखा करते थे इनकरेज करने वाले, बिलीव दिस एंड दैट, अब तो आते ऐसी लैंग्वेज आती है, जैसे लीगल लैंग्वेज में पत्र आते हैं, और कॉपीराइट के 7.5% मांगते हैं, 10% मांगते हैं, और हम तो उधार लेके यहाँ वहाँ से किताब छापने की व्यवस्था करते हैं। कन्नड़ भाषा में किताबें इतना आसान नहीं है बेचना, क्योंकि एकदम नया एरिया है उस भाषा के लिए। तो
कोई उनको सहयोग करता था तो किताब छप जाती थी। अंततः उन्होंने पूरे संघर्ष के साथ 70 किताबें छापी ओशो की, ट्रांसलेट करके। पद्मा प्रसाद ने, पद्मा उनका नाम था, प्रसाद उनके मित्र थे, दोनों ने मिलके और एक पत्रिका शुरू की थी, ओशो वचना। वो भी कन्नड़ भाषा में निकलती थी। तो ऐसे बहुत सन्यासी अपनी कठिनाइयाँ आके सुनाते थे मुझे। जापान का लिंबू स्वामी, सत्यतीर्थ स्वामी, वो भी कहते थे कि मैंने हर जगह ओशो की किताबें पहुंचा दी। ओशो टाइम्स निकालते थे, ओशो दर्शन निकालते थे और वो तो इतने उत्साही थे कि अगर कोई बुक स्टॉल वाला रखना नहीं चाहता ओशो की किताब तो उस बुक स्टॉल में खरीद लेते थे। वो एकदम जैसे देहाती बल होता है वैसे उनसे व्यवहार करते थे कि ये अच्छा, इनके बाद इतने चेन हम इस कंपनी को खरीद लेते हैं। तो इस तरह से उनका उत्साह होता था। इन सब को, क्योंकि इन सब में भारतीय लोग काम में लगे थे तो उनको भारतीयों से बहुत चिढ़ थी कि ये कर लेते हैं। उनको मतलब कि पूरी टीम जो है उनको, यानी जो कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई जूरिक में, वो क्यों चिढ़ती स्वामी जी? चिढ़ती कि ये वो इस बात की सफलता नहीं देखना चाहते और ये भारत में इतना प्रसार हो और भारतीय करें। वो मतलब ये जो महोत्सव बंद करना भी उसका ही सिलसिला, उसका ही हिस्सा। ये कोई कॉम्प्लेक्स है वेस्ट के मन में इसके हमारे प्रति, क्या चीज है इसके पीछे कि ये हमें पसंद ही नहीं करते? हम भी तो काम कर ही रहे थे। हाँ, क्या कॉम्प्लेक्स है ये? कॉम्प्लेक्स ये है कि ये अपने उत्साह में अपनी मर्जी से काम करते हैं और खूब उत्सव मना के करते हैं। उनको तो एक तरह से बाजारू ढंग से काम करना, जो बाजार के रीति नियम है। बाजार के नियम है कि आप क्या टाइटल, क्या नाम रखते हो, उसके में मैटर क्या है, उसमें आप कांट छांट करके भी डालते हो क्योंकि आपके पब्लिशर को आप खुश करना चाहते हैं। और ओशो ने कहा था ऐसे पब्लिशर से के पास जाने की जरूरत नहीं है जो कहे कि इस किताब को कांट छांट करे। मेरे सन्यासी जो हैं वो बिना कांट छांट किए किताब छापेंगे, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि बाहर के क्रिश्चियन पब्लिशर हैं, कुछ और हैं जिनको कोई बात पसंद नहीं आएगी तो पढ़ के देखेंगे तो कहेंगे ये किताब, इसमें से ये मैटर हटाओ। और ऐसा हुआ भी। जब बुक ऑफ विजडम विदेश में छपी अमेरिका में तो आधी किताब उसमें से गायब थी। क्राइम है। हाँ, तो मान लो एक उस किताब में 4-4.5 लाख शब्द हैं, उसमें से 2.25 लाख शब्द गायब हैं। तो वो हमने फिर कंपेयर की और देखा, हमने ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल के वेबसाइट पे डाला कि ये है मूल प्रवचन और ये कटा छटा, क्या क्या काटा है उसको हमने येलो से हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं कि ओशो को सेलेबल बनाने के लिए वहाँ पर, और उसमें से जो क्रांति का स्वर है उसको काटने के लिए, उसको एक सामान्य आथर जैसे डेल कार्नेगी होते हैं इस तरह का बना के पेश करने का उनका है, क्योंकि इस ढंग से चीजें दिखती हैं। तो ये शुरुआत में धीरे धीरे हो रहा था, फिर बेशर्मी से होने लगा बाद में। अच्छा। और ये होने लगा कि इवन ये बताएंगे भी नहीं कि ये मैटर कहाँ से ओरिजिनली कहाँ से लिया और कैसे कंपाइल किया, उसका सोर्स भी मेंशन नहीं होता। और हमें जब ये डांटते थे तो कहते थे कि इसको 24 कैरेट गोल्ड रखना है ओशो को, तो इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, पर वो खुद ही करने लगे। हमने कॉपीराइट ट्रेडमार्क इसलिए किया है कि 24 कैरेट गोल्ड हाँ ये बना रहे, पर तुम ही उन्हें बिगाड़ दिया सारा कुछ, तो कैसे 24 कैरेट गोल्ड रहेगा। पर स्वामी जी दूसरी तरफ भी दिखता है ना कि एक तरफ तो चलो पूना से और जो दूसरी तरफ भी है कि ओशो की देशना को लेकर के जो काम कर रहे हैं, एक दूसरी तरफ आती हूँ कि और भी जो संचालक हैं काम कर रहे हैं, ध्यान शिविर कर रहे हैं, इतना कुछ दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एसेंस खो रहा है। इसके लिए मैं हर चीज के लिए दोष तो सो कॉल्ड हेडक्वार्टर को ही दूंगा
कि अगर आप अपनी सैंक्टिटी प्योरिटी नहीं रखेंगे तो दूसरे भी उसी ढंग से चलेंगे। जैसे बाद में ये सारे नियम आना शुरू हो गए कि आप माला बाहर नहीं पहन सकते, आप अपने नाम के साथ स्वामी और माँ नहीं लगा सकते, जो कि पुनः नहीं किया। सबसे पहले हमारे जब हमने 2000 के आसपास किसी ने 99 में छोड़ा था, कि मैं तो मिलेनियम फेस्टिवल के बाद छोड़ के आया। उसके बाद इन्होंने सब कुछ बदला कि आप नो लॉन्गर यू आर माँ और स्वामी, अपना ये इस ढंग से नाम नहीं, आप सिर्फ माँ अमृत साधना कहने के बजाय अमृत साधना कहो या साधना कहो, हाय साधना या ऐसा इस तरह का। तो ये जब अब तो इनके नाम जब कहीं जाते हैं तो ऐसे लिखा होता मनीषा जेम्स। अब ये नई बात है। हाँ, वो नहीं, उधर तो चलती रही है वेस्ट में। वेस्ट में तो ये हिंदुस्तानी नाम शायद ही यूज करते हो। और मुझे याद है कि 99 के आखिरी दिनों में भी जब एक चेन्नई से प्रेस का ग्रुप आया था, मैंने सोचा ये साउथ इंडियन है, अंग्रेजी वाले हैं, तो डॉक्टर अमृतो से मिला देता इनको, क्योंकि वो मेरे लिएज़ान वाले थे इनर सर्कल में, कि चलो ये आए हैं, देखो क्या काम हो रहा है, किनसे क्या बात करनी है। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया ही स्वामी प्रेम अमृतो, ओशोज पर्सनल फिजिशियन। वो मुझे उनके सामने ही डांट दिया, कहता है कि नो, डॉक्टर अमृतो, प्रेम अमृतो नहीं, स्वामी भी नहीं। जैसे शर्म आती है कि हम हाँ शिष्य ये हैं। बड़ा कोई ट्रेडिशनल पुरानी हाँ ऐसा उनको। हाँ, तो ये सारी बातें जो हुई उससे लगा कि ये जो हम सब की जो एक हम संघ हैं और उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, जो ओशो ने हॉरिजॉन्टल हायरार्की की बात की थी, उसमें ये होलियर देन दाओ, ऐसे दूसरे होलियर लोगों का मजाक उड़ाते हैं काउ डंग कह के, लेकिन ये खुद ही होलियर देन दाओ शुरू से बन गए कि जो मैं कहूँ वैसा करना है। इस आश्रम में 1 इंच पर भी तुम्हारी जगह नहीं है अगर तुम अपने ढंग से कुछ करते हो, हमारे अनुसार करोगे हर चीज़ जो हम चाहते हैं। तो इन्होंने ये जो वेस्ट के 4-5 मित्र हैं, 4-5 भी नहीं कहना चाहिए, 1-2 की मर्जी चलती, 4-5 वो भी मान लेते हैं जैसे हैं, और 1-2 ही हैं अमृतो, और जो कि आइडियोलॉग है और वो कोटेशन निकालने में, जैसे अभी माँ धर्म ज्योति ने बताया 2-3 दिन पहले एक मैसेज था कि इन्होंने जो प्रवचन दिखाना शुरू किए, प्रवचन में ओशो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं या आशीर्वाद देते हैं, सब लोग बैठे हैं सामने, वो नहीं दिखाना, बस ओशो को शुरुआत से आप सिर्फ कुर्सी पर बैठा हुआ दिखा और प्रवचन शुरू कर दो। और हाँ ये भी, और फिर जब उठ के हाथ जोड़ के जाते हैं वो काटा है। तो फिर मतलब ये कि एक व्यक्ति बस वो जैसे कि मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन की तरह बस वो रह जाए, तो वो जो उसका जो स्पिरिचुअल पार्ट है, गुरु शिष्य का पार्ट है, वो उन्होंने पूर्ण नहीं गायब किया। और ये जो जोड़ दिया, जिब्रिश को जोड़ दिया पीछे, जिस ढंग से ओशो का प्रवचन समाप्त हुआ है उसी ढंग से रहने दो ना। जिसमें जिब्रिश है उसमें जिब्रिश रहने दो, जिसमें जिब्रिश नहीं है उसको, क्योंकि वाइट रोब में जिब्रिश शुरू नहीं हुई थी, खत्म हो। वो जब हम सामान्य कपड़ों में ओशो साथ बैठते थे तब जिब्रिश होती थी, लेकिन जब वाइट रोब इंट्रोड्यूस किया तो वो एक तरह से एक इट वाज अ वेरी डिवाइन फीलिंग, तो उसको उन्होंने उसको भी खत्म किया। तो ये करके जो ओशो के साथ हम स्पिरिट से जुड़े हुए हैं, जिस उस गुरु शिष्य की भावना से जुड़े रहते हैं, उन्होंने उसको मटियानेट किया है। और इसलिए ये जो माला उसका सिंबल है, इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए। और जगह जगह ओशो के जो फोटो हैं वो भी नहीं दिखने चाहिए उनके अनुसार, क्योंकि कोई नया वेस्ट से नया ग्राहक चला आ रहा होगा, वो कहेगा हु इज दिस ओल्ड गाय विद बियर्ड, आई एम नॉट हियर फॉर द डेड गाय। एक व्यक्ति ने अगर कुछ कह दिया हो तो तुम क्या जनरल रूल बना दोगे? अदरवाइज तो ओशो की कोई भी किताब कहीं भी पढ़ता है तो उसका दीवाना हो जाता है, ईस्ट हो या वेस्ट हो, और वो चल पड़ता है। और गोवा में कोई हिप्पी पढ़ लेता था कोई किताब तो चल पड़ता था,
वो खुद भी हिप्पी थे ये अमृतो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ यही वो होगा। कोई भले रहे होंगे डॉक्टर, लेकिन हिप्पी लाइफ जी रहे थे। वो आते हुए गोवा में आते हैं तो क्या करने आते हैं, हम्म, ऐसे ही इसी ढंग से। तो इन्होंने अब सारे निकलो यहाँ से, और ओशो ने तो कहा कि तुम कम्यून को एक्सपेंशन दो, कोरेगांव पार्क पूरा खरीद लो। इन्होंने उसके रिवर्स में किया कि जब इतने लोग रहेंगे नहीं तो जगह की क्या करना है, यही जगह ज़्यादा हो जाती है। हम्म, यही जो हमारे पास ऑलरेडी है 6 से 20 एकड़ बन गई जो जगह है, वो ही भरती नहीं है। और मेरा कहना है कि तुम लोग अगर तुम व्यवसाय ही करना चाहते हो तो ये जगह तुम्हारे पास खाली क्यों पड़ी है, उसका उपयोग करो। यही सन्या बात तो हाँ मुझे हाँ समझ में नहीं आती हाँ है कि तो ये उनका इरादा देर अवेर जगह को भरने का नहीं था, जगह को बेचने का बेचने का था। हाँ, तो वहाँ से ये लेगेसी और संघ की भावना खत्म, और इस तरह के लोग आए, इस तरह के लोग नहीं आए, ये जो भेदभाव शुरू हुआ है, ये फेस्टिवल्स हमारे खत्म करने आंदोलन को नष्ट करने की ही। और ये इसलिए कोई माला न ले, संन्यास न ले, नव संन्यास आंदोलन ना चले। अभी 26 सितंबर आ रहा है, तो इस बात को लोगों तक पहुंचना चाहिए कि ये ओशो के नव संन्यास आंदोलन को मिटाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल उनके सारे कारनामे ऐसे हैं कि नव संन्यास आंदोलन, ये बातें कह कह के तुम इंडिविजुअल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बड़ी बड़ी ऊंची फिलॉसफी की बातें कर लो कि ये नेमीनाथ के साथ ये शुरू हुआ था, फिर उसके साथ ये शुरू हुआ था, और फिर धीरे धीरे इस स्थिति में आ गया। तो ये तो कोई, दिस इज गार्बेज। ओशो इतना ज़्यादा, इवन अंतिम समय तक ओशो उपनिषद में गुरु शिष्य की मिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जैन सीरीज में कर रहे हैं। क्या जैन बिना गुरु शिष्य के होता है? नहीं होता ना, नहीं होता कहीं भी नहीं। तो फिर और वो जैन साधिका पर जैन भाई उसमें फूल बरसा रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? वो तो विस्तार चाह रहे हैं कि जो मेरे तक लोग नहीं पहुंचे हैं, इस महिला के माध्यम से और हजार जुड़ेंगे, यस लेकिन उन सब को इन्होंने काट दिया और सिर्फ उसको एक कमर्शियल, जैसे रैंडम हाउस बुक शॉप है, बुक पब्लिशिंग हाउस है, ऐसे बना के रख दो जी, रेबल पब्लिशिंग हाउस और मीडिया ऐसा। तो ये जो उन्होंने बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया है, और हम कुछ कर नहीं पाए इस संबंध में। ये भी एक, क्योंकि हम उस भाव से हमेशा भरे रहे कि ये ओशो के चुने हुए लोग, ये ओशो उनके प्रिय लोग हैं, पर हम उनके प्रति कोई हिंसक व्यवहार तो नहीं कर सकते ना कि तुम निकलो यहाँ से। वो सिर्फ 2-3 जगहों पर उनका कॉपीराइट काम करता है, यूट्यूब है या फेसबुक है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बाकी हम सारी एवेन्यूज हमारे पास हैं। ये अलग बात है कि वो उनको, जैसे हम ओशो वर्ल्ड पत्रिका निकालते हैं, निकाल रहे हैं ना, 20 साल से हमें कोई नोटिस नहीं मिला उनका, क्योंकि वो हमसे हार चुके हैं अमेरिका में, तो हमें कैसे, किस मुंह से नोटिस भेजेंगे? पर ये बात लोगों तक पहुंचती नहीं है कि वो भी करें, दूसरे लोग भी करें। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम एक बिना घबराए हुए जो ओशो की मूल देशना है उसके प्रचार प्रसार में मुक्त भाव से करें।